हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का SNPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर द होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय हिम बाय देम तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग इसको आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ और कुछ अन्य पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। इसके पहले के पैराग्राफ में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको 1 मिनट में हम लोग समराइज कर लेते हैं कि 14 साल के बच्चे के लिए अपना घर स्वर्ग के समान होता है और अजनबी लोगों के बीच में अजनबी घर में उसका एक प्रकार का उत्पीड़न होता है। और इस उम्र के बालक की या लड़के की एक तमन्ना होती है कि कोई स्त्री उसे दयापूर्वक दृष्टि से देखे और उसका अपमान न करे, तो उसका उत्साह या उसका आनंद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आइए हम लोग आज इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। इट वॉज एंग्विश टू फटीग टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। एंग्विश का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा है। अनवेलकम का मतलब होता है अनचाहा मेहमान या अप्रिय मेहमान। अनवेलकम गेस्ट का मतलब है अप्रिय मेहमान या अनचाहा मेहमान। तो यह फतीक के लिए एक कष्ट था या एक पीड़ा थी। टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। अपनी मामी के घर में वह एक अनचाहा मेहमान था। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन। और इस अधिक उम्र की औरत के द्वारा, जो कि उसकी मामी थी, उसके द्वारा घृणा किया जाता था। अर्थात फतीक को वह घृणा की दृष्टि से देखती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन। और स्लाइटेड मतलब अपमानित करना, और प्रत्येक अवसर पर जब भी अवसर मिलता उसको अपमानित करती रहती थी। यानी कोई अपमान का जैसे अवसर मिलता था उसको अपमानित करने का, उसको अपमानित करने से छोड़ती नहीं थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर। अगर वह कभी उसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड। और वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता था, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था। दैट ही वुड ओवरडू इट। और वह उस कार्य को कुछ ज़्यादा ही कर जाता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड। और तब वह उससे कहती थी कि इतना मूर्ख मत बनो। स्टूपिड मतलब मूर्ख होता है, इतना मूर्ख मत बनो। बट टू बी गेट ऑन विद हिज लेसन्स। बल्कि अपने लेसन्स, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इस तरीके से ये छोटा सा पैराग्राफ था समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटीक सो मच। क्रैम्प्ड का मतलब तंग, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण, और नेग्लेक्ट का मतलब होता है तिरस्कार। तो जो उसके अपनी मामी के घर में, या जो मामी के घर का जो तंग एटमॉस्फियर था, जो तंग वातावरण था, उसमें इसको हमेशा तिरस्कृत किया जाता था, इसका तिरस्कार किया जाता था। और उस तिरस्कार के कारण क्या हुआ? ऑप्रेस्ड फतीक सो मच। और जिससे कि फतीक जो है बहुत दमित हो जाता था।
या फतीग पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता था। दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, और तब उसे महसूस होता था या वो महसूस करता था कि वह बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है। अर्थात इस तंग वातावरण में उसका दम घुटता था, वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और वह जो है खुली हवा में सांस लेना चाहता था। वहाँ पर वह बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर रह पा रहा था, बहुत मुश्किल से वहाँ सांस ले पा रहा था। मुश्किल सांस लेना एक तरह से अलंकार यहाँ प्रयोग किया गया है, उसका भावार्थ है कि बहुत मुश्किल से वहाँ रह पा रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह खुली जगह पर अर्थात देहात या खुले मैदान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वहाँ पर ऐसे खुली जगह पर जाकर अपने फेफड़े को भर लेना चाहता था और ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक, फ्रीली मतलब स्वतंत्रतापूर्वक वहाँ सांस लेना चाहता था। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि वह बाहर के खुले वातावरण में जाना चाहता था, अर्थात गांव क्षेत्र में या किसी मैदान के क्षेत्र में जाना चाहता था, जहां पर वह उन्मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक सांस ले सके। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर गया, अर्थात कलकत्ता में जहाँ पर रह रहा था वो, वहाँ पर कोई खुला स्थान नहीं था जहाँ पर वह जा सकता था। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, और वह घिरा हुआ था। किस चीज़ से घिरा हुआ था? जहाँ रह रहा था वो किस चीज़ से घिरा हुआ था? कलकत्ता के घरों से और दीवारों से वह घिरा हुआ था। मतलब जहाँ रह रहा है उसके बारे में वर्णन हो रहा है। He would dream night after night of his village home, वह रात्रि दर रात्रि, मतलब हर एक रात्रि को, रात्रि दर रात्रि मतलब हर एक रात्रि को स्वप्न में अपने घर के, अपने गांव के घर के बारे में सोचा करता था, या अपने गांव के मकान के बारे में सोचा करता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, लॉन्ग मतलब ललायत होना या इच्छुक होने से मतलब है, और वह बैक मतलब वापस, और वह वापस अपने गांव के घर में जाने के लिए इच्छुक था या ललायत था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, वह अपने शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार, मेडो मतलब होता है घास का मैदान, अपने शानदार, अपने मतलब गांव के, ध्यान दीजिएगा, अपने गांव के शानदार घास के मैदान को याद करता है, जहां पर वह क्या था? यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहां पर वह पूरे दिन भर पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और जो चौड़ा नदी का किनारा था उसके गांव में जहाँ रहता था, उधर वहाँ पर कोई नदी बहती थी, तो बता रहा है यहाँ पर कि वह नदी का जो किनारा था वो काफ़ी चौड़ा था, जहाँ पर वह ही वुड वांडर, जहाँ पर वो विचरण करता था अबाउट द लाइव लॉन्ग मतलब दिन, लाइव लॉन्ग डे का मतलब दिन भर है, जहाँ पर वह दिन भर विचरण करता था, और विचरण करके क्या करता था? सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और वह गाना गाता था और आनंद से चिल्लाता था। द नैरो ब्रुक, ब्रुक मतलब झरना होता है, द नैरो ब्रुक मतलब सकरा झरना, द नैरो ब्रुक वेयर ही वुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, अर्थात वह गांव का सकरा झरना उसे याद आ रहा था, जहाँ पर वह जा सकता था, वहाँ पर वह डाइव लगा सकता था, और
उसमें तैर सकता था, किसी भी समय जब वह चाहता था वहाँ चला जाता था, अर्थात उस झरने में जब इसकी इच्छा होती थी तब जा कर के वहाँ पर स्विमिंग करता था। इस तरीके से ये एक और पैराग्राफ समाप्त हुआ। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। He thought of his band of boy companions over whom he was despot। यहाँ पर दो शब्द थोड़ा कठिन है। बैंड मतलब दल होता है और बॉय कंपनी मतलब जो साथी लड़के थे। डेस्पॉट मतलब होता है तानाशाह या निरंकुश राजा। तो चूँकि जानते हैं आप हैं कि वह अपने जो गांव के जो लड़कों का जो दल था उसका सरगना था, उसका सरदार था। उसी के संदर्भ बता रहे हैं। ही थॉट, वह विचार करता था या सोचता था, ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, अपने साथियों के दल के बारे में, अपने लड़कों के साथियों के दल के बारे में सोचा करता था। ओवर हुम ही वाज डेस्पॉट, जिनके लिए यह निरंकुश राजा था, यह एक क्रूर राजा था, यह एक तानाशाह था उनके लिए। अर्थात जो भी वो आदेश दे देता था वो सभी करने के लिए बाध्य होते थे। इसीलिए यहाँ निरंकुश राजा या क्रूर राजा तानाशाह की संज्ञा इसको दी जा रही है। अर्थात इसकी तूती बोलती थी उस समूह में, जो कह दिया वो करना ही करना उस समूह को है। एंड एबव ऑल होता है इससे बढ़कर, द मेमोरी ऑफ दैट टिरेंट मदर ऑफ हिज, टिरेंट मतलब क्रूर या तानाशाह से मतलब है, और उसे साथ ही साथ अपनी उस क्रूर या तानाशाह माँ की भी याद आती थी। हु हैड सच अ प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, प्रीजुडिस मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह से ग्रसित मतलब होता है जैसे कि हम किसी के बारे में धारणा बना ले कि ये गलती, अगर ये गड़बड़ी हुई तो निश्चित तौर पर यही गड़बड़ किया होगा। ठीक है, कोई चीज़ घर से गायब हुई है इसका मतलब जरूर, या घर में टूटी फूटी हुई है तो जरूर वही किया हो गया होगा। तो प्रीजुडिस मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु हैड सच प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, जो कि उसके प्रति बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, और ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सब जो यादें थी, ये सब जो विचार थे, उसके दिमाग में दिन और रात उसके दिमाग में समाये रहते थे। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्यार, भौतिक प्यार जिसे कहा जाए, शारीरिक प्यार है भौतिक प्यार, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसा कि एनिमल्स में होता है। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, लॉन्गिंग मतलब लालसा थी, लालसा से मतलब है, तो उसके अंदर एक लालसा थी। किस चीज़ की लालसा थी? टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति, तो एक लालसा थी, एक ऐसे व्यक्ति की लालसा थी जो कि वहाँ पर रहे और उसे प्यार करे, भौतिक रूप से प्यार करे। भौतिक रूप से प्यार का मतलब जैसे सहलाए, जैसे होता है देखते हुए आप कि जानवरों में गाय है या भैंस है, अपने बच्चे को दुलारती है, पुचकारती है, सहलाती है, चाटती है जीभ से, तो वही तरीके से है। तो वह भौतिक प्यार तरह से होता है। उसी तरीके से इसको भी ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा हो जो कि उसे सहलाए, उसे माथे को सहलाए और शारीरिक स्पर्श से उसको प्यार करे। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, तो ये जो है कह रहा है एक इनएक्सप्रेसिबल मतलब होता है अव्यक्त, विस्टफुलनेस का मतलब होता है हसरत। तो यह एक अव्यक्त हसरत जो है एब्सेंस के दौरान, अनुपस्थिति के दौरान उसे महसूस हो रही थी। मतलब कोई था नहीं और इसलिए उसे ये एक अव्यक्त हसरत उसके अंदर विराजमान थी कि कोई ऐसा आए जो उसे स्पर्श करके दुलारे, पुचकारे और प्यार करे। ए साइलेंट क्राई ऑफ द
इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर। इनमोस्ट का मतलब होता है गुप्त या अंतरतम से मतलब होता है। तो यहाँ पर कह रहा है एक साइलेंट क्राई, मतलब रो नहीं पा रहा था लेकिन मन ही मन तरह से रो रहा था। किसके लिए? अंदर से, इनमोस्ट हर्ट्स, अंदर के हृदय से अपने माँ के लिए रो रहा था। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट। लोइंग मतलब होता है रंभाना, काफ मतलब बछड़ा, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसे काफ कहा जाता है। तो आप देखते होंगे गाय का बछड़ा जो होता है एक विशेष प्रकार का ओए ओए करके आवाज़ निकालता है। इसका मतलब होता है वो रंभाता है, कहीं न कहीं अपने माँ को पुकारता है उस आवाज़ के द्वारा। ड्यूरिंग, और कहा है इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब सांझ के समय। तो यहाँ पे कह रहा है लाइक द लोइंग ऑफ काफ, यानी जैसे कि बछड़ा जो है शाम के समय रंभाता है। शाम के समय रंभाने से मतलब ये है कि दिन भर थोड़ा इधर उधर भले अपने माँ से दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है वह रंभा करके अपनी माँ को पुकारता है और उसके पास जाना चाहता है। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, और यह प्यार जो कि एक मानव का जो एक पूरी तरीके से एक जानवरों का स्वभाव है या जानवरों का गुण है। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकॉथ एंड अगली बॉय, और इसने जो इस प्यार की भावना जो थी इसने एजिटेटेड कर दिया था, उत्तेजित कर दिया। किसे उत्तेजित कर दिया? इस शर्मीले, नर्वस घबराए हुए, लीन दुबले पतले, अनकॉथ का मतलब गंवार, और अगली कुरूप लड़के को। ठीक है, यानी जो भाव उत्पन्न हुआ इसके अंदर था, इस भाव ने इस शर्मीले लड़के को उत्तेजित कर दिया। इस शर्मीले, घबराए हुए, दुबले पतले, गंवार और कुरूप बच्चे को उत्तेजित कर दिया इस तरह से। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी उसे समझ नहीं सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली। प्रेड मतलब शिकार करना, कोई भी उसे समझ नहीं सकता, लेकिन इससे जो विचार थे, ये विचार इसके दिमाग को लगातार शिकार कर रहे हैं, इसके दिमाग का लगातार शिकार कर रहे थे, अर्थात ये सभी चीज़ें लगातार इसके दिमाग को प्रभावित कर रही थीं। और इस बात को कोई और नहीं समझ सकता था, क्योंकि कोई अपना उसका वहाँ पर समझ में आता ही नहीं था। जो भी उस घर के मेंबर थे, खास करके उसकी जो मामी थी, जो दिन भर घर में रहती थी, वो लगातार उसको तिरस्कृत करती रहती हैं। इस तरीके से ये एक और पैराग्राफ समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से चालू होता है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फतीक। कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ता था उस पूरे स्कूल में फतीक से कमज़ोर, बैकवर्ड मतलब कमज़ोर से मतलब है, फतीक से कमज़ोर, कमज़ोर मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर, पढ़ने में कमज़ोर, फतीक से कमज़ोर कोई भी बच्चा नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। जब टीचर या शिक्षक क्लास में उससे कोई प्रश्न पूछ देता था तो वो क्लास में बिल्कुल शांतपूर्वक खड़े होकर एक टक घूरता था। गैप्ड का मतलब होता है घूरना। ठीक है, यानी कुछ बिना कुछ बोले एक टक जो है देखता रहता था, एक टक घूरता रहता था। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पढ़ता था नहीं, इसलिए कुछ आता नहीं था, कोई जवाब नहीं दे पाता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एस, ओवर लेडन का मतलब होता है बोझ से लदा हुआ, एस मतलब गधा, और ठीक बोझ से लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, सफर्ड माने बर्दाश्त करता था, ऑल द ब्लोज सभी मुक्कों को, मुक्का मतलब प्रहार जो होते थे, सभी प्रहारों को, ब्लोज को, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक
जो उसके पीठ पर पड़ते थे। कहने मतलब है जब वो जवाब नहीं देता था तो उनको मारता था, तो वही कह रहा है, लेकिन वो धैर्यपूर्वक जो है सभी प्रहारों को अपने पीठ पर बर्दाश्त करता था। When other boys were out at play, जब अन्य बच्चे बाहर खेलते थे, he stood wistfully by the window, तो वह आकांक्षा पूर्वक या दुखी पूर्वक विंडो पर खड़ा रहता था, दरवाजे खिड़की पर खड़ा रहता था। एंड गेज्ड, गेज्ड मतलब ताकना, खड़े होकर बाहर ताकता था। गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और वह जो है जो आसपास के जो भी घर थे, जो भी मकान थे, उनकी छतों को वह निहारा करता था या ताका करता था। एंड इफ़ बाई चांस, और यदि या अगर संजोग से, ही एस्पाइड, एस्पाइड मतलब देखना, वह देख लेता था, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, जब वह संजोग से किसी भी बच्चे को छत के चबूतरे पर खेलता हुआ देख लेता था। His heart would ache with longings, तब उसका हृदय दर्द की लालसा के साथ या लालसा के साथ ये पीड़ा से भर जाता था कि काश मैं भी बाहर जाकर खेल पाता। इस तरीके से ये भी पैराग्राफ समाप्त हुआ। वन डे ही summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन, सुमोन मतलब होता है बटोरना, और इस करेज मतलब साहस को, यानी एक दिन उसने क्या किया, अपने पूरे साहस को बटोरा। अरे अपने मामा से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, तो उसने क्या किया, एक दिन उसने अपने पूरे साहस को बटोरा, बटोर कर क्या किया, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल यानी मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, मैं कब घर जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो जब तक छुट्टियाँ नहीं आ जाती हैं। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले आने वाली नहीं थी, नवंबर तक आने वाली थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल सो वेट, और तब तक बहुत लंबा समय का इंतज़ार करना बाकी था। इस तरीके से यहाँ तक का समाप्त हुआ, और आज के लिए इतना ही। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, नया चैप्टर आया हुआ है ये पिछले 2 साल से। थैंक्स अ लॉट।